हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम फिर से इन्फिनेटिव का यूज़ देखेंगे। उसमें कुछ और भी तरह के यूज़ देखेंगे जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन कुछ चीज़ें वो क्लास ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया था। तो उसको आज हम देखेंगे, फिर उससे भी आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम देखें कि अगर कोई क्रिया कोई कारण बताए, उद्देश्य बताए, तो वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करें कि जेरंड का यूज़ करें, उसको थोड़ा सा आज हम देखेंगे। वहाँ इन्फिनेटिव का यूज़ करना उचित है कि जेरंड का ही करना उचित है, उसको आज हम देखेंगे। तो जरा यहाँ देखिए, मैंने लिखा मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। यहाँ भी आया है के लिए। मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया या मैं सब्जियां खरीदने बाजार गया। खरीदने के बाजार गया या खरीदने के लिए, दोनों तरह की बात एक ही है। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं या हम पढ़ने स्कूल जाते हैं, हम पढ़ने स्कूल जाते हैं या पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो या फिर अगर कहा जाए कि हम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी करते हैं या इस तरह की चीजें हो, तो हम सब्जियां खरीदने बाजार गए या सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गए। या हम रोहित से मिलने हम रोहित से मिलने शहर गए या रोहित से मिलने के लिए शहर गए। ये उद्देश्य बता रहा है। तो उद्देश्य के लिए देखिए, हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, तो शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ये क्या बता रहा है? सभ्य होना। सभ्य होना, तो होने के लिए या होना, दोनों तरीके से आ सकता है। जैसे यहाँ पे है सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया, अच्छा सब्जियां खरीदने बाजार गया। मैंने यहाँ लिखा कि हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। सभ्य होने के लिए। यहाँ लिखा मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया। मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया। यहाँ भी शोर करने के लिए शब्द यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अमित मुझसे मिलकर खुश है। मिलकर। अब देखिएगा, ये जो तीन सेंटेंस है, तीन, देखने में तीनों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कैसे? खरीदने के लिए देखिए, इंग्लिश में आपको उसमें पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई इन्फिनेटिव अगर मान लीजिए किसी नाउन के बाद आता है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर अगर किसी एडजेक्टिव के बाद आएगा तो एडवर्ब के रूप में काम करेगा, या फिर अगर वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब के रूप में काम करेगा। यहाँ भी जरा देखिएगा, मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। मैं क्यों गया? सब्जियां खरीदने के लिए। यहाँ भी ये वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम जरा देखें कि हिंदी में तीन सेंटेंस जैसे हैं, हिंदी में तीन सेंटेंस हैं। खरीदना एक क्रिया है, इसके लिए आया है के लिए। यहाँ भी सभ्य होना एक क्रिया है, होना एक क्रिया है, इसके लिए आया, इसके बाद आया है के लिए। यहाँ भी है शोर करना, करना एक क्रिया है, इसके बाद से आया के लिए। ये तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। क्रिया के बाद से आया है के लिए, क्रिया इसके बाद से आया के लिए। तो तीनों का स्ट्रक्चर देखने में एक लग रहा है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे यह देखिएगा आप, अच्छा कारण में उद्देश्य में क्या अंतर आप समझते हैं? कारण, कहीं कारण बताएगा, कहीं उद्देश्य बताएगा। दोनों को कुछ लोग एक जैसा मानते हैं, एक ही मानते हैं, दोनों के लिए इन्फिनेटिव जेरंड दोनों का यूज करने की सलाह देते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। सब्जियां खरीदना कारण है जाने का कि जाने का उद्देश्य है? आपको क्या लग रहा है? उद्देश्य है। सब्जियां खरीदना बाजार जाने का उद्देश्य है। जरा यहाँ देखिए, हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। सभ्य होना शिक्षा ग्रहण करने का कारण है कि उद्देश्य है? उद्देश्य है। मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया। शोर करना दंडित करने का कारण है कि उद्देश्य है? कारण है, कारण है। देखिए दो बातें हैं। उद्देश्य का मतलब ये, उद्देश्य का मतलब ये कि हम वह परिणाम हासिल करना चाहते हैं। समझिएगा मेरी बात को। कोई ऐसी चीज जो हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है? उद्देश्य है। वो क्या बताएगा? उद्देश्य। कोई ऐसी चीज जो हम हासिल करना चाहते हैं, अभी हासिल हुआ नहीं है,
हासिल हुआ नहीं, अभी भविष्य में हासिल होने के लिए, हासिल करने के लिए हम काम करते हैं। एक वो चीज जो हमारी इच्छा, उसके पीछे मनसा नहीं थी, वो हम चाहते नहीं थे, लेकिन वह ऐसा परिणाम आया, हम चाहते नहीं थे, या तो उसकी उम्मीद नहीं थी, या तो उसकी उम्मीद नहीं थी, चाहे वो अच्छा, देखिए वो परिणाम अच्छा भी हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल दोनों हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए खराब भी हो सकता है, लेकिन वह जो था उसके पीछे उस तरह का उद्देश्य नहीं था, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे थे। जैसे यहां देखिएगा 3 काम, मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया, तो आप देखिए ये उद्देश्य है, क्योंकि हम खरीदने की हमारी इच्छा है, खरीदने की इच्छा है। मैंने यहां लिखा कि मैं सभ्य होने के लिए, हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। सभ्य होना मतलब हमें जीने का तरीका आ जाए, वही सभ्य होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है कि हम सभ्य हों, सभ्य बने, हमारी इच्छा है। अब क्या है, मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया, देखिएगा, ओए मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया, दंडित करना इच्छा है, क्यों जी? नहीं, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य नहीं है, ये मैं जो कर रहा हूं, मैं ये हासिल नहीं करना चाहता हूं, एक परिस्थिति ये उत्पन्न हुई, ठीक है। दूसरी चीज ये देखिएगा, सुनिए, एक चीज और देखिएगा, उद्देश्य में क्या है, जो अभी हासिल नहीं हुआ है, होने वाला है। उद्देश्य कब होगा? बाद में होगा, खरीदने की क्रिया बाद में होगी, खरीदा अभी नहीं गया है, खरीदने की क्रिया बाद में होगी, सब अभी बने नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद बनेंगे। शोर करना, बात उसकी नहीं है, आप समझिए, पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझिए। देखिएगा, मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया, ठीक है, तो शोर करने के लिए दंडित, देखिए शोर करने की क्रिया पहले हुई, शोर करने की क्रिया पहले हुई, दंडित बाद में किया। बाजार जाएगा पहले, खरीदेगा बाद में, यानी कि उद्देश्य मुख्य क्रिया के बाद होगा, अकारण मुख्य क्रिया से पहले होगा। समझ में कुछ आया? देखिए, इसको समझाने का अलग अलग तरीका सबका हो सकता है, मुझे यही तरीका आसान लगता है, इसलिए मैं आपको समझा, ऐसा नहीं है कि यही कोई रूल है, तरीका है समझाने का, ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे आप जल्दी समझेंगे। देखिए, उद्देश्य जो होगा मुख्य क्रिया के बाद होगा, कारण जो होगा मुख्य क्रिया के पहले होगा। समझ में आई मेरी बात? खरीदना उद्देश्य है, खरीदने के लिए, होने के लिए, करने के लिए तो आया है तीनों क्रियाओं के साथ, लेकिन ये दोनों क्या है? खरीदने की क्रिया जाने के बाद होगी, सभ्य होने की क्रिया शिक्षा ग्रहण करने के बाद होगी, शोर करने की क्रिया दंडित करने के पहले होगी। इतना तो अंतर समझ में आ रहा है? तो उद्देश्य मुख्य क्रिया के पहले होगा, बोलिए। हाँ, तो सुनिएगा, उद्देश्य में देखिए, सबसे आसान इसको समझने के लिए तरीका है, सुनिए, उद्देश्य और कारण को समझने के लिए पहली बात तो ये कि उद्देश्य आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, जो कारण होगा उसके पीछे ना आपकी इच्छा है और ना तो आपको ऐसी उम्मीद है, वो भले ही उसका परिणाम अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ठीक है। तो देखिएगा, ये दोनों क्रियाएं मुख्य क्रिया के बाद होगी, ये क्रिया यानी कि ये उद्देश्य जो होगा मुख्य क्रिया के बाद होगा, उद्देश्य वाली क्रिया मुख्य क्रिया के बाद होगी, कारण वाली क्रिया मुख्य क्रिया के पहले होगी। समझ में आया? आप जाएंगे तब सब्जियां खरीदेंगे, ये क्रिया इसके बाद होगी, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे फिर सभ्य बनेंगे, ये क्रिया भी इसके बाद होगी, ठीक है। आप पहले शोर करेंगे, उसके बाद दंडित करने की क्रिया होगी, तो ये क्रिया तो पहले हो रही है इसके, ये क्रिया मुख्य क्रिया के बाद हो रही है, उद्देश्य वाली क्रिया मुख्य क्रिया के बाद हो रही है, ठीक है, और ये कारण वाली क्रिया मुख्य क्रिया के पहले हो रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, एक और भी क्रिया है, ये भी कारण बता रहा है, मैं उससे मिलकर खुश हूं, मेरे खुश होने का कारण क्या है, ये भी कारण बता रहा है, ये भी कारण बता रहा है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लग रहा है ना, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है।
शोर करने के लिए होकर, ठीक है। चलिए इस पर हम बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को देखिए। देखिए जब उद्देश्य बता रहा हूं, देखिए उद्देश्य, जब इससे उद्देश्य पता चले, उद्देश्य, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए किसका यूज करिए, इन्फिनेटिव। जब ये उद्देश्य बताए तो आप लिखिए किसका यूज करिए, इन्फिनेटिव। और जब ये कारण बताए, कारण, तो आप क्या यूज करिए, जरण। ठीक है, समझ में आया। अभी अब जरण का यूज तो मैंने बताया नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन गया, मैं गया, पास्ट इंडेफिनिट वेंट, कहां गया, बाजार, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। अब बताइए क्यों गया, सब्जियां खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, तो हमने कहा ना कि इसके लिए इन्फिनेटिव। अच्छा आप खरीदेंगे, आप ही खरीदेंगे, एक क्रिया, ये एक्टिव वॉइस में है, खरीदने की क्रिया, तो आप लिखेंगे टू बाय। अब उसके बाद से क्या खरीदना है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो टू बाय वेजिटेबल्स। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हम सभ्य होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, कौन, हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के लिए आप गेट लिख सकते हैं, ऑब्टेन लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, वी ऑब्टेन। चलिए गेट ही लिख लीजिए, वी गेट। और क्या ग्रहण करते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस यस आई यस नहीं लगाएंगे वी के साथ। हाँ, क्या ग्रहण करने हैं, शिक्षा, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो वी गेट एजुकेशन। किस लिए, किस लिए, सभ्य होने के लिए। एक बात बताइए, सभ्य आप स्वयं हो रहे हैं कि शिक्षा आपको बना रही है, कोई बना रहा है, शिक्षा बना रही है। हम स्वयं होने की क्रिया हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये टू बी वर्ब होगा या फिर पैसिव वॉइस में होगा। शिक्षा आपको सभ्य बनाएगी, समझ में आ रहा है, आप स्वयं नहीं बन रहे हैं, आपको बनाया जा रहा है। देखिए बात होने की हो, होने की क्रिया, होने की क्रिया, तो आप वहां पे इंफिनिटिव का कौन सा रूप यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म, टू बी प्लस, टू बी प्लस, और टू बी के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, इनमें से कोई एक। समझ में आ रहा है, तो सभ्य होना, ठीक है, सिविलाइज मतलब होता है सभ्य बनाना, तो आप बना नहीं रहे हैं, आप तो बन रहे हैं, आप बना नहीं रहे हैं, आप बन रहे हैं, ठीक है ना। आप बनाने की क्रिया आप नहीं कर रहे हैं, आपको बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, शिक्षा, यानी कि पैसिव वॉइस में। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, तो यहां पे लिखेंगे टू बी सिविलाइज्ड, सिविलाइज मतलब सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड। अब इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो टू बी के बाद से थर्ड फॉर्म, तो टू बी सिविलाइज्ड। समझ में आया, आया। चलिए अब यहां पे लिखा, मैं उसे शोर करने के लिए दंडित किया, कौन, मैं, और दंडित किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पनिश्ड। अच्छा किसको दंडित किया, किसको, उसे, क्यों, करने के लिए। अब देखिए, अब हमने कहा ना कि ये कारण है, जब कारण है ना तो आप इसके लिए जरन का यूज करिए, मैं आपको यही कहूंगा, ठीक है ना। जरन क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे के लिए, यहाँ पे टू बाय, इसलिए के लिए इसका काम चल जाएगा, टू के साथ के लिए अगर आया है वर्ब के साथ, तो उसके लिए आप टू लगा दिए। कहां पे, आई पनिश्ड, मैं दंडित किया, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो सेकंड फॉर्म होगा। अब हम यहां बढ़ते हैं, शोर करने के लिए,
करने के लिए। तो यहाँ पे जब जेरंड के साथ यूज करना है, जेरंड का यूज करना है यहाँ पे, तो के लिए, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर, क्या लिखेंगे, और उसके बाद से जेरंड यानी कि वर्ब में आईएनजी। तो शोर करने में, करने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, मेक, तो हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, लिखते हैं मेक अ नॉइज। ये समझ में आया है, क्यों जी, आया है। चलो अब देखो, कह रहा है कि अमित मुझसे मिलकर खुश है, तो उसके खुशी का कारण क्या है, मिलना, है ना। तो मिलना उसकी खुशी का कारण है, ये भी कारण, ये भी कारण, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इससे लग रहा है ना। अब ऐसे स्ट्रक्चर में जो हम ये इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स में कहीं कहीं परफेक्ट इन्फिनेटिव का भी यूज होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसको देखते हैं। वह मुझसे मिलकर खुश है, तो लिखेंगे कौन, कौन, अमित, अमित है, इज, क्या है, खुश, हैप्पी। तो एक बात आपको और बताए हैं पिछले क्लास में कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद से आप किसका यूज करेंगे, अगर वर्ब आ रहा है तो किसका यूज करेंगे, आप इन्फिनेटिव का यूज करिए। किसका यूज करिए, एडजेक्टिव के बाद से किसका यूज करिए, इन्फिनेटिव का। समझ में आया, एक तो ये बात हो गई। और इस तरह का जब आए, मिलकर, देखकर, सुनकर, इस तरह की चीजें जब आए, यहां पे क्या आया, करने के लिए, तो ये भी कारण बता रहे हैं, ये भी कारण बता, जब इस तरह का कारण बताए तो आप यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करिए, या फिर आप ये भी समझिए कि इसके पहले भी जो क्लास में ये चर्चा हुई थी कि एडजेक्टिव के बाद से आप किसका यूज करेंगे, अगर वर्ब लिखना है एडजेक्टिव के बाद से तो किसको लिखेंगे, ठीक है ना, तो इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मीट, किससे मिलकर, मुझसे, मी, टू मीट मी। यहां तक क्लियर हुआ। हम्म, ये ना, ये कौन सा, कौन सा आप पूछ रही हैं, चौथा, वह मुझसे मिलकर खुश है, टू बी वर्ब है। ग्रहण करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई। देखिए ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, खुश है, वह खुश कर रहा है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, टू बी वर्ब जिसको बोलेंगे। वह मुझसे मिलकर खुश है, ये कुछ कर रहा है क्या, खुश है, कुछ कर नहीं रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है ये। अगर इसको हम निकाल दें तो ये आपका क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, जिसको टू बी वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ कर रहा है, यहाँ ये कुछ कर रहा है अमित, यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, तो ये टू बी वर्ब नहीं है, वी के साथ लगता है, नहीं लगता है। चलिए बिठा दें इसको। अब इसमें एक यूज और आपको पढ़ना है, देखिएगा, वो यूज है TOO और इनफ, इसके बाद भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक है टू और एक है इनफ। ये कब आता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब इसके पहले, ठीक है। ये कब आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आएगा इनफ, ठीक है। और ये देखिएगा, ये कार्य नहीं होने का कारण होगा, ये कार्य होने का कारण होगा, सुनिएगा, ये कार्य नहीं होने का कारण होगा, ये कार्य होने का कारण, यानी कि कार्य होने का कारण।
आइए बताता है कार्य नहीं होने का कारण। समझ में कुछ आ रहा है? टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, कार्य नहीं होने का कारण, यानी कि कोई गुण या कोई चीज इतनी अधिक मात्रा में है कि उससे कार्य नहीं हो रहा है। कोई वीकनेस, कोई ऐसी गलत चीज इतनी अधिक मात्रा में है, इस स्तर पर है कि वो कार्य नहीं हो रहा है। अब कोई चीज इस स्तर पे है कि वो उसके वजह से वो कार्य हो रहा है, ये कार्य होने का कारण है। और ये कार्य नहीं होने का कारण, हाँ उल्टा रहेगा। अभी इसका यूज बताते हैं, ठीक है। इसको हम बनाए, चले देखिए। देखिए वह इतना बुद्धिमान है कि हमें पढ़ा सकता है। अब सुनिएगा, ये लिखा है वह इतना बुद्धिमान है कि वो हमें पढ़ा सकता है। बुद्धिमानी कारण है किस चीज का? यानी कि बुद्धिमानी उसके अंदर इस स्तर पर है कि वो हमें पढ़ा सकता है। तो ये कार्य होने का कारण है कि नहीं, बुद्धिमानी। अब आपको लगता है, क्या लगता है किसको करना चाहिए, किसका है, टू का कि इनफ का? किसका यूज करना चाहिए, टू का कि इनफ का? इनफ का। क्यों जी? मैंने क्या लिखा है, टू का यूज कहाँ करेंगे? एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले, कार्य नहीं होने का कारण। तो ये तो कार्य होने का कारण है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? आपको लगता है कि इनफ का यूज करेंगे? अरे लीजिए, फिर वही बात। आ सुनिए, अब आप बताइए, वह इतना बुद्धिमान है कि वो हमें पढ़ा सकता है, तो उसकी बुद्धिमानी ही तो पढ़ाने का कारण है भाई। बुद्धिमानी ना होती तो नहीं पढ़ा सकता, बुद्धिमानी है तभी तो हमें पढ़ा सकता है। यानी कि कार्य होने का ये कारण है, कार्य होने का कारण है तो क्या होगा? इनफ। इनफ देखिए क्या मैंने लिखा है, इनफ कार्य होने का कारण। समझ में आया? कार्य होने का कारण है तो किसका यूज करेंगे? यानी कि कार्य हो रहा है तो इनफ, कार्य हो रहा है तो इनफ। समझ में आया? देखिए इसका यूज पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये इसको इन्फिनेटिव का यूज इसका कैसे करना है, इसके लिए हमको हिंदी का सहारा लेना पड़ा, ठीक है ना। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा, वाक्य संरचना में आपको आसानी होगी। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, वो समझने में दिक्कत हो सकती है, वाक्य संरचना में दिक्कत हो सकती है। वही तो हम बता रहे हैं, पर्याप्त, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, वह इतना बुद्धिमान है कि वह हमें पढ़ा सकता है। अच्छा, वह इतना बुद्धिमान है ना, टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब है कि नहीं? वह बुद्धिमान है, वह कुछ कर रहा है, पहले वाले स्ट्रक्चर में वो कुछ कर रहा है, वह बुद्धिमान है। इस पार्ट में यह कुछ कर नहीं रहा है, तो ये टू बी वर्ब है, तो लिखेंगे ही इज। अच्छा, इनफ कहाँ लिखना है? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, तो लिखेंगे ही इज वाइज इनफ, वाइज इनफ। समझ में आया? आपने देखा क्या, एडजेक्टिव के बाद मैंने लिखा इनफ को, एडजेक्टिव के बाद ही इज वाइज इनफ। बुद्धिमान का वाइज हो जाएगा, इंटेलिजेंट लिख सकते हैं।
इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिख दें क्या, वही लिख देते हैं, इंटेलिजेंट लिख दीजिए। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट इनफ। ही इज इंटेलिजेंट इनफ। अब देखिए, दोनों काम तो एक ही व्यक्ति कर रहा है, वह बुद्धिमान भी है, वह पढ़ा भी रहा है ना। किस बात के लिए? अब किसको पढ़ा सकता है? हमें। बाकी अब ये तो यही काम ये भी कर रहा है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो इसके लिए कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे? इनफ टू टीच। हमने क्या कहा? इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू टीच अस। आ सकता है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वह ऐसे भी हो सकता है कि वह इतना बुद्धिमान है कि हमें पढ़ाता है, वह इतना बुद्धिमान है कि वह हमें पढ़ाता है। कुछ भी स्ट्रक्चर हो इसमें, इससे कोई लेना देना नहीं। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू टीच अस। क्या चीज? टीच। वह इतना बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है तो क्या लिखेंगे? ही इज इंटेलिजेंट। ही इज वाइज लिखेंगे कि नहीं? समझ में आया? वह बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वाइज। अब वह इतना बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही इज वाइज इनफ। और फिर इसको मैंने क्या लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, केवल इन्फिनेटिव का यूज किया। इसका इन्फिनेटिवल फॉर्म यूज किया मैंने। टीच के बजाय मैंने क्या लिखा? टू टीच। अब किसको? हमें। समझ में आया? जरा दूसरे को देखिएगा, आगे बढ़े। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। देखिएगा, वह इतना कमजोर है, काम नहीं होने का एक कारण है। काम हो रहा है क्या? देखिए, इनफ वाले में काम हो रहा है, इनफ टू इस वाले में काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ काम नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे? अब देखिएगा, कह रहा वह इतना कमजोर है, तो लिखेंगे ही इज। टू कहाँ लिखना है, पहले की बाद में? पहले। तो लिखेंगे ही इज टू वीक। ही इज टू वीक। अब इसके बाद से फिर वही इन्फिनेटिव। देखिएगा, क्या नहीं हो सकता है? वह चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। चलना, चलना भी तो क्रिया है, इसी को इन्फिनेटिव बना देना है। तो टू वॉक। समझ में आया? ये तो नॉट हट गया। अरे भाई, मैंने कहा ना कि ये कार्य नहीं होने का कारण बताएगा। ये टू बता दिया कि वो इतना कमजोर है, चलने के लिए बहुत कमजोर है। चलने के लिए बहुत कमजोर है मतलब इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। कह रहा है कि चलने के लिए वो बहुत कमजोर है, पढ़ाने के लिए बहुत कमजोर है, पास करने के लिए बहुत कमजोर है, यानी कि इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता। टू वीक टू वॉक। वॉक है, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है टू वॉक, चलने के लिए। यानी वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब बोलो। टू वॉक। इसमें इसमें अंतर लग रहा है? कुछ अंतर नहीं है इसमें। ये क्या है? वीक है। ये क्या है? वॉक है। कमजोर, चलना। आया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस पर दो सेंटेंस और देखना है। ये तो आपने टू बी वर्ब को देखा, आगे देखेंगे। हमने कहा कि दोनों में सब्जेक्ट तो एक ही है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो अलग से इसके लिए सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे आपको इसका सब्जेक्ट लिखने की जरूरत सकता है, इसके लिए कैन लिखने की जरूरत, इन्फिनेटिव से ही काम चल जाएगा। यहाँ भी आपका इन्फिनेटिव से भी काम चल जाएगा। ठीक है, कहा जाए वो इतना मजबूत है कि वह इस बैग को उठा सकता है, तो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स या टू लिफ्ट दिस बैग। हाँ, लिफ्ट हो जाएगा। मिटा दे इसको।
आगे बढ़े, एक सेंटेंस और लिखें। अब देखिएगा 3 सेंटेंस और इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा ये क्या कर रहा है, वो इतना तेज दौड़ता है। देखिए वहां पे क्या था, पहला जो सेंटेंस था उसमें टू बी वर्ब था, नॉन एक्शन वर्ब था, नॉन एक्शन वर्ब था। ये नॉन एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। जरा देखिएगा, वो इतना तेज दौड़ता है, कुछ कर रहा है ना, दौड़ रहा है ना, कुछ कर रहा है। अच्छा कौन सा टेंस है? हाँ, तो जिस टेंस में है उस टेंस में इसको बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह इतना तेज दौड़ता है, दौड़ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखेंगे ही रन्स। जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह इतना तेज दौड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस, ही रन्स। अच्छा कैसा दौड़ता है? तेज। तो तेज के लिए आप फास्ट लिख सकते हैं, स्विफ्टली लिख सकते हैं, स्विफ्टली। तो कैसे दौड़ता है? तेज, फास्ट या स्विफ्टली। तो ही रन्स। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इनफ लगेगा कि टू लगेगा? इनफ, ठीक है ना। तो ही रन्स फास्ट इनफ, फास्ट इनफ। स्विफ्टली इनफ, आप फास्ट इनफ लिख सकते हैं, स्विफ्टली इनफ लिख सकते हैं, फास्ट इनफ भी लिख सकते हैं और स्विफ्टली इनफ भी लिख सकते हैं। सब समझ आ रहा है? चलिए फास्ट इनफ ही रखिए, फास्ट इनफ ही रखिए आप, ठीक है। चलिए, तो ही रन्स फास्ट इनफ। अब आप क्या लगाएंगे? ही रन्स फास्ट इनफ। यहां पे क्या है? दौड़ जीत सकता है, जीतना भी तो क्रिया है, तो लिखेंगे टू विन क्या, रेस, द रेस, टू विन द रेस। टू विन द रेस, हाँ। तो ही रन्स फास्ट इनफ टू विन, क्या जीत सकता है? दौड़, तो दो टू विन द रेस। ये समझ में आया? इसको देखेंगे, अमित इतना धीमा चलता है, तो लिखेंगे अमित वॉक्स। आप देखिए कार्य नहीं हो रहा है, टू का यूज करेंगे, तो वॉक्स टू स्लोली। ये देखिएगा ये टू अलग है, टी डबल ओ, बार बार मैं टू यहां भी और यहां भी, वह टी और टू, ये टी डबल ओ टू, तो टू स्लोली। अमित वॉक्स टू स्लोली। इनफ लगाते हैं तो बाद में लगाते हैं, टू लगाते हैं तो पहले लगाते हैं। अब देखिएगा, आप इस क्रिया को किस में बदलेंगे? इंफिनिटिव में। किस में बदलेंगे? इंफिनिटिव में। तो हो जाएगा टू। अब देखिए एक्टिव वॉइस में है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म।
तो हो जाएगा टू कैच, क्या पकड़ने के लिए, ट्रेन, तो हो जाएगा द ट्रेन। अब जरा यहां देखिएगा, वह इतना जोर से बोलता है कि आप सुन सकते हैं। यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट बदल गया है, बाकी जगह सब्जेक्ट एक ही था, बाकी जगह दोनों में सब्जेक्ट एक था, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे देखिए, वह इतना जोर से बोलता है कि आप सुन सकते हैं, टू का यूज करेंगे कि इनफ का, आप बताइए। इनफ का यूज करेंगे, कार्य हो रहा है तो लिखेंगे he speaks, he speaks। अब इनफ का यूज करना है तो बाद में करेंगे, तो he speaks loudly, इनफ। यहां तक समझ में आया, he speaks loudly enough, जोर से, लाउडली इनफ। अब यहां पे है कि आप सुन सकते हैं, सुनिएगा, सब्जेक्ट यहां बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया है ना, पहले सब्जेक्ट जब एक ही था तो इसके लिए ये लिखते नहीं थे, अब सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप यहां पे लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर, और इस सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए, तो यू तो बदलता नहीं है, चलिए यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं कि हम सुन सकते हैं, हम, यहाँ पे हमने बनाया हम, कि हम सुन सकते हैं। हम का क्या होता है, वी, लेकिन वी नहीं लिखेंगे, अ से लिखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद से हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हो जाएगा वी फॉर अस। मैं है तो फॉर मी, वह है तो फॉर हिम या फॉर हर, समझ में आया, उन्हें है, वे है तो फॉर देम, समझ में आया। और फिर अब आप इसको लिखेंगे, सुन सकते हैं, तो फॉर अस टू हियर, समझ में आया। तो इन्फिनेटिव में आज के लिए इतना ही, क्लास ज्यादा लंबा है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।